स्वागत है अभी सभी लोगों का हमारे चैनल पे। और हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहले अभी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इसको स्प्रेड आउट कर दो। इसको आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि जो भी कंटेंट है वो ज़रूरी लोगों तक पहुँचे, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग इन्फॉर्मेशन के लिए ना, कोई भी चीज़ के लिए फ़ायदा भी तो होना चाहिए। एक तो आप इस पेज से अगर आप जुड़ोगे तो आपको जॉब्स के रिगार्डिंग जितने भी इन्फॉर्मेशन आएंगी, कोई नई नोटिफिकेशन आएगी तो उसके बारे में जो है वो यहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत ही टाइम पे एक्यूरेट टाइम पे आपको मिल जाएगा और एग्जैक्ट डाटा मिलेगा। कोई भी वैकेंसी आती है नहीं उसके रिगार्डिंग, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हो, शिक्षा सदन लिखोगे आप लोग, ठीक है। इसके अलावा ट्विटर पे टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है शिक्षा सदन का, इसमें भी आप लोग जॉब्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन के रिगार्डिंग नोट्स के लिए आप लोग इसमें जुड़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये मेरी पर्सनल आईडी है ट्विटर की, यहाँ पे भी आप लोग जुड़ सकते हो। कभी कभी होता क्या ना, वैकेंसीज के रिगार्डिंग कैंपेन वगैरह चलाना होता है तो स्टूडेंट्स यूनिटी में रहता है तो फ़ायदा रहता है, तो उसके लिए आप लोग ट्विटर पे जुड़ सकते हो। और इसके अलावा एक मेरी इंस्टाग्राम की भी आईडी है, ये दोनों मेरी पर्सनल आईडी है, इस पर आप लोग आ सकते हो। तो इंस्टाग्राम पर भी हम लोग जुड़ करके, और जितनी ज़्यादा आप लोग जुड़ोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जुड़ने का फ़ायदा ये है कि जितने भी वैकेंसी आएंगी, जॉब्स आएंगी, उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती जाएगी। और इसी के अलावा तो इसको आप लोग स्प्रेड आउट करते रहना, ठीक है। और इसी के अलावा जो हम लोगों ने चैप्टर शुरू करना है, क्योंकि प्रस्तावना हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वह संवैधानिक विकास होगा। जो अध्याय 1 होगा हमारा वो संवैधानिक विकास होगा, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे कैसे बनाया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में शुरू है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम लोग फर्स्ट चैप्टर संवैधानिक विकास। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से। हम लोगों ने अध्याय 1 लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने प्रस्तावना के बारे में डिस्कस किया था, और अब हम अध्याय 1 की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि संवैधानिक विकास है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारतीय संविधान का विकास यानी कि डेवलपमेंट जो इसका, ये रूट वाइज कहाँ से डेवलप हुआ है, कौन कौन से रेगुलेटिंग है, या किस तरीके से ये आना शुरू हुआ है। तो आप लोगों को शायद पता होगा, तो मैं बता दूं कि कईयों को तो ये लगता है कि अंग्रेज़ों ने हम पे इतने सौ साल राज किया, इतने सौ साल राज नहीं किया, ये जो भी है। लेकिन आपको पता है कि भारत में जो शासन रहा है तकरीबन कंपनी का जो शासन रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन रहा है, वो 1773 से लेकर के 1858 तक रहा है। जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद से कंपनी का शासन को ख़त्म करके हमने शासन को क्राउन के अधीन कर दिया था। तो 58 तक रहा है, और फिर 58 के बाद 1858 से लेकर के 1947 तक क्राउन के अधीन रहा है, ठीक है। तो कंपनी का शासन जो रहा है वो रहा है यहाँ तक, और क्राउन का शासन यानी कि ताज का शासन जो रहा है वो रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है। और इन दोनों ने अपने बेनिफिट्स के लिए जो जो लॉज, जो बिल्स लेके आए हैं, जो रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए हैं, वो सारे के सारे हमें देखने हैं, जो जिसको हमने जो हमारे संविधान के निर्माण में काफ़ी हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है हमें। इसके अलावा 1957 यहाँ पे ये ब्रेक क्यों लगा, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति के बाद 1858 में ही इलाहाबाद का दरबार लगाया गया था, जिसमें कि महारानी विक्टोरिया आई थी, और इसको चेंज कर दिया गया, मतलब कि कंपनी का शासन ख़त्म कर दिया गया और ताज का शासन शुरू हो गया, ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया, ठीक है। तो यही सारे प्रोसेसेस हमें पढ़ने हैं। तो संवैधानिक विकास की अगर हम बात करें तो इसमें जो पहला पॉइंट है आपके सामने जो लिखा हुआ है कि संविधान का निर्माण जो है वो कोई क्षणिक प्रक्रिया नहीं है, यानी कोई 2 महीने का 3 महीने का काम नहीं है। ये एक लंबे चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कई सालों तक एक देश को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये एक क्षणिक प्रक्रिया का ना होकर के बल्कि एक दीर्घकालीन और सतत उद्विकास का प्रक्रिया है। दीर्घकालीन का मतलब जो लंबे समय तक चलता रहता हो, ठीक है। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको चार्टर्ड एक्ट के थ्रू उसको बनाया गया था, और रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू उसको रेगुलेट किया जा रहा था। हालांकि इसने धीरे धीरे जो है पॉलिटिकल हस्तक्षेप करने शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और एक चार्टर्ड एक्ट के द्वारा की गई थी।
कंपनी के प्रबंधन की संपूर्ण शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो कंपनी बनाई गई थी उसमें एक गवर्नर हुआ करता था जो उसको मैनेज करता था। इसके अलावा एक 24 सदस्यों की कमेटी भी होती थी जो उसको देखती थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, उन्होंने 1765 में, यानी कंपनी का काम था चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, फैक्ट्री स्टैब्लिश करना, चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, है ना, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन 1765 में क्या हुआ कि इन्होंने बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा के कई राज्यों की दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। वहाँ पे बिजनेस करने का, वहाँ पे मैनेज करने की सारी चीज़ों को उन्होंने जो है वो देख लिया, ठीक है। आगे हम अगर बात करें कि यही आगे चल करके कालांतर में ब्रिटिश कंपनी ने भारत का पूर्व नियंत्रण स्थापित कर लिया, है ना, इसको पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है 1858 में यहाँ पे एक सिपाही विद्रोह, है ना, ये सैन्य विद्रोह होता है मंगल पांडे और इन सब का, ठीक है। हालांकि ये सैन्य विद्रोह होता है, इसके ऊपर भी एक ऐसे राइटिंग लिखने को आ सकता है या क्वेश्चन एक आता है डिस्क्रिप्टिव में, आधुनिक उसमें। तो 1858 में सिपाही विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश ताज ने भारतीय शासन का उत्तराधित्य अपने हाथों में ले लिया, जो कि 1947 में आज़ाद हुआ। जो मैंने अभी ऊपर आपको डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाया था, वो बेसिकली यहाँ से चालू होता है कि कंपनी का जो संविधानिक विकास का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दो चीज़ों से तैयार हो रही है, दो हिस्सों से। एक तो ये कि कंपनी ने जो शासन किया वो, और जो ताज का शासन था वो 1858 से लेकर के 1947 तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है ध्यान में, है कि 1773 का जो चार्टर एक्ट है और वहाँ से लेकर कि भारत शासन अधिनियम 1935 तक के विभिन्न अधिनियम ही भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण घटक के रूप में समाहित हुए हैं। यानी मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जो ब्रिटेन की संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो लॉज बनाती थी, या जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाती थी, या फिर भारत शासन अधिनियम बनाती थी, इसके बारे में हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे सभी के बारे में, जिसमें जरूरी पॉइंट जो पेपर के कंसर्न से होगा वो उसी को हमने भारतीय संविधान का मेन मतलब कि उसको मूल रूप से शामिल किया गया ना, अधिकांश हिस्सा उसका लिया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे की अगर हम बात करें, सबसे पहले जब कंपनी ने शासन शुरू किया 1773 में, है ना, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो आया उसमें क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई वो हमें देखनी है, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये कि ये ब्रिटेन की संसद से, यानी कि ब्रिटिश संसद द्वारा जो है पास किया गया और 1774 में इसे लागू किया गया। इसी एक्ट में पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली, है ना, यानी वो वहाँ पे प्रशासन भी देख सकते हैं और वहाँ पे वो राजनीतिक कार्य भी देख सकते हैं। साथ ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई, है ना, क्योंकि इनका जो गवर्नर जनरल था वो कंट्रोल करने लग रहा था। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया, है ना। पहले जब कंपनी अधीन थी तो सिर्फ बंगाल का गवर्नर था, अभी बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया, ठीक है। और इसी प्रकार से वॉरेन हेस्टिंग, इसी प्रकार से जो है जब ये रूल अप्लाई हुआ तो वॉरेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो आ चुकी है एग्जाम में एक तरह से, ठीक है। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया है, जिसे नियम बनाने तथा अध्यादेश पारित करने के लिए अधिकार प्राप्त थे, है ना। जो गवर्नर जनरल होता था उसके सपोर्ट में 4 और सदस्य मीटिंग शुरू की गई थी, जिसमें नियम बनाया जा रहा था और अध्यादेश पारित कर सकते थे। वो लोग उसके सपोर्ट में होते थे, जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल कार्य कर रहा होता है, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट्स की, तो नेक्स्ट कह रहा है दीवानी अनुदान के फलस्वरूप कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की वास्तविक शासक बन गई, है ना। जैसे उन्होंने दीवानी प्राप्त कर ली वहाँ के शासकों से उस दौरान में, ठीक है। तो वहाँ पे एक तरह से हेड बन गई, टैक्स का कलेक्शन करना या बाकी चीज़ों को देखना, वो सब उनके अधीन हो गया। और इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है की गई थी। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि कलकत्ता, मद्रास और बेसिकली चेन्नई, राइट, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई, इन तीनों में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, लेकिन सबसे पहले कलकत्ता में की गई थी, है ना। और कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट था, चूँकि उस समय प्रिंसले स्टेट्स होते थे, इंडिपेंडेंट होते थे सब कुछ, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ही कहा जाता था, हाई कोर्ट्स का कोई व्यवस्था नहीं था।
और इसमें एक ख़ास बात ये भी थी कि कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बाहर के जो चीज़ें हैं वो उसी में डिस्कस कर सकते थे अगर दोनों लोग इन्वॉल्व हैं तो। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हर एक न्यायिक क्षेत्र का, हर एक न्यायालय का एक न्यायिक क्षेत्र होता है, एक ज्यूरिडिक्शन होता है, राइट। और उस ज्यूरिडिक्शन से बाहर न्यायालय आके जो है वो न्याय नहीं दे सकता है। लेकिन कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट जब बना उस टाइम पे तो उसमें ये कहा गया कि अगर दोनों पक्ष और विपक्ष जो कि बाहर से बिलोंग करता है, अगर वो चाहते हैं अपनी जजमेंट को रिजॉल्व करवाना वहाँ पे तो करवा सकते हैं, चाहे वो उनका न्यायिक क्षेत्र उससे बाहर क्यों ना आ रहा हो, ठीक है। अगर कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट से किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, मतलब उसके जजमेंट से, है ना, होता ना हायर कोर्ट में अपील करने की, पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, है ना, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए जाते हैं, मर्सी पिटिशन के लिए जाते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि कलकत्ता चूँकि अपने आप में एक सुप्रीम कोर्ट बन गया था, तो अब कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मतलब कि चैलेंज करने के लिए कहाँ पे जाया जाए, तो उसके लिए उन्होंने बताया था कि अगर वहाँ से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप प्रिवी काउंसिल जा सकते हो, जो कि मतलब ब्रिटेन की तरफ बेसिकली, है ना, वहाँ की अपील उससे ऊपर वहाँ की जा सकती थी, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें, नेक्स्ट थोड़ा सा पॉइंट और देख लेते हैं। 1784 का पीस इंडिया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में निहित दोषों को, है ना, जो अब 1784 में बन रहा है तो जाहिर सी बात है पिछले वाले से बेहतर बनेगा, है ना, हम लोग हर बार कोशिश करते हैं आगे कुछ बेहतर हो जाए। तो 1784 में जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था उसमें 1773 के कुछ जो कमियां रह गई थी उसको पूरा किया गया, ठीक है ना, और उसको संशोधन किया गया, ठीक है ना, और इसे 1781 में पारित किया गया, ठीक है। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहा जाता है, 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट को, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें तो इसमें राजनीतिक मामलों को प्रबंध को नियंत्रण बोर्ड कंट्रोल करने के लिए जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया जो इस चीज को देखेगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें द्वैत शासन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। द्वैत मतलब कि राज्यों में अलग, केंद्र में अलग, इस तरीके से, ठीक है, ताकि देखा जा सके मैनेजमेंट को और अच्छे से किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा मुंबई तथा मद्रास की जो प्रेसिडेंसियाँ थी, वहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वो इनके अधीन आने लगे, मतलब पहले वो इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे, अलग से रिपोर्ट कर रहे थे, और वो इसी के अधीन काम करने लग रहे थे। इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में कंपनी के अधीन ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। इसमें पहली बार यह कहा गया कि भाई ये जो राज्य हैं जहाँ जहाँ पे ये लागू हो रहा है वो ब्रिटिश शासन के अधीन आते हैं, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें थोड़ा सा, 1813 का चार्टर्ड एक्ट। अब इसमें क्या कह रहा है आपका भाई, 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में सिर्फ एकाधिकार व्यापार नहीं कर सकती, किंतु चीन से तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार 20 वर्षों के लिए कंपनी के हाथों में ही रहने दिया गया। मतलब कि सभी चीज़ों में एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटेन के अलावा और भी यूरोपियन कंपनी जो थी, है ना, जैसे कि जो पुर्तगालीज है, जो डच है, जो डनिश है ना, अगर आप लोग देखते हो तो आप लोग देख पा रहे हो कि हमारे पास विदेशियों का आक्रमण में सबसे पहले पुर्तगीज़ आए हैं, फिर ब्रिटिश आए हैं, फिर डच आए हैं, फिर डेनिश आए हैं, फिर स्वीडिश आए हैं और फिर फ्रांसीसी आए हैं, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगीज़ आए हैं और सबसे बाद में भी पुर्तगीज़ गए हैं। गोवा को 1961 में आज़ाद किया गया और कल ही, आज तारीख है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आप लोग लेट भी देख रहे होंगे। आज है 20 दिसंबर 2020, ठीक है, और 19 दिसंबर 2020 को ही गोवा को आज़ाद कराया गया था। यानी कि कल की डेट में गोवा का फ्रीडम, इंडिपेंडेंस डे था। क्योंकि कल ही मैंने हमारे जो देश के अभी के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनका स्टेटस मैंने देखा था, तो उन्होंने उसको बधाई दी हुई थी, ठीक है। तो गोवा सबसे पहले आए पुर्तगीज़, सबसे बाद में गए पुर्तगीज़, ठीक है। इतने सबसे ज़्यादा शासनकाल पुर्तगालियों का रहा, फिर ब्रिटिश का रहा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं हो रही है, बात ये तो खैर पेपर में आता है, इनका क्रम भी आप लोग याद रखना। आप लोग
पुर्तगीज, ब्रिटिश, डच, डेनिश, स्वीडिश एंड फ्रांसीसी, राइट। आगे की बात करते हैं भाई 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट है वो ये कह रहा है कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, मतलब और भी जितने भी वो चीज़ें बेच खरीद रहे थे उसमें इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया, एक्सेप्ट चाय का, क्योंकि चाय के व्यापार में अभी भी कंपनी का एकाधिकार जो है वो बरकरार रहा, ठीक है, जिसको अगले 20 वर्षों तक उन्हीं के हाथों में रहने दिया गया ताकि वो व्यापार कर सकें। आगे की बात करें, इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कलकत्ता, मुंबई, मद्रास की सरकार द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। मतलब कि ये जो अलग अलग प्रेसिडेंसी थी उस समय, जो अलग अलग शासन चल रहा था, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की सरकारें जो वहाँ पर बनाई गई थी और वो जो भी लॉज बनाती थी उसका ब्रिटेन की संसद में उसको एनालिसिस किया जा सकता था उसका। ये चीज़ को भी बहुत ही इस चीज़ को ध्यान में रखा गया, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें, इसी एक्ट के तहत कंपनी के भागीदारों को, जो भी सब पार्टनरशिप हैं, उनको राजस्व से 10% लाभांश देने का निश्चित किया गया, मतलब कि केवल 10% का प्रॉफिट उनको मिलेगा जितने भी लोग उसका शेयर्स खरीदते थे उस समय पे, राइट। आगे की अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो कह रहा है कि 1833 का चार्टर्ड एक्ट आता है। एक बात ध्यान रखना गाइस कि आपको चार्टर्ड एक्ट इससे क्लियर कहीं भी नहीं मिलेंगे, खिचड़ी पकी हुई मिलती है, मैंने किताबें मैंने भी बहुत सारी देखी हुई हैं, तो क्लियर कट विजन नहीं मिलता कि पेपर से कंसर्न से क्या है। इसलिए जो भी आप लोग देख रहे हो इसका प्रॉपर नोट्स बनाना जरूरी है। मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी और अभी कह रहा हूँ कि कितने भी वीडियोस लेक्चर आ जाए वो कभी भी क्लासरूम की जगह नहीं ले सकता और पीडीएफ कभी भी नोट्स की जगह नहीं ले सकते, इसलिए कोशिश कीजिएगा आप लोग अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। इसके अलावा इसके तहत कंपनी के व्यापारिक 1833 की बात कर रहे हैं हम लोग। अब ये पिछले वाले से बेहतर होगा, क्या बेहतर ये देखते हैं एक बार। एक तो ये कि इसके तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अच्छा, ये 20 साल बाद ही आ रहा है गाइस, अगर आप लोग देख रहे हो, इसका मतलब ये हो गया कि जो 20 वर्षों का जो चाय का इनका एकाधिकार था वो इस चार्टर्ड एक्ट में अब पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। यानी कि अब ये चाय को भी ना अकेले नहीं बेच सकते थे, यानी बाकियों को भी अलाउड कर दिया गया चाय बेचने के लिए, राइट, ये कह सकते हैं हम लोग। तो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पिछले वाले में चाय के लिए परमिशन दी गई थी, अगर आप लोगों को शायद देखा होगा कि ना 20 वर्षों को, तो 20 वर्ष का गैप खत्म हो गया, चाय का परमिशन भी खत्म हो गया, ठीक है। और इस अधिनियम पर औद्योगिक क्रांति से प्रेरित उदारवादी नीतियों के क्रियान्वयन का प्रभाव भी देखने को मिला। मतलब कि औद्योगिक क्रांति इसके बीच में जो हुई थी इंग्लैंड में और अन्य उसमें, उसका भी प्रभाव यहाँ पे देखने को मिला। उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ों को जोड़ा गया यहाँ पे। आगे की बात करें तो इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब इसके बाद और भी बड़ी चीज़ें होती है, 1833 है ना, 1857 के विद्रोह से पहले की बात है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ये एक बड़ा चेंज था, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट एक तरह से, पहली चीज़, ठीक है। और विलियम बेंटिक जो है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, है ना, जबकि बंगाल का जो गवर्नर जनरल हमने पढ़ा था वो वॉरेन हेस्टिंग को पढ़ा था, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जब हमने ऊपर स्लाइड में देखा। अच्छा, आगे की बात करते हैं। तो भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका को असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके साथ ही भारतीय कानूनों के पुनर्गठन तथा लिपिबद्ध करने हेतु एक विधि आयोग स्थापित किया गया। अब ये चीज़ क्या है आगे डिस्कस करते हैं कि भाई इस 1833 के चार्टर्ड एक्ट में कई सारी बातें हुई, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि विधि आयोग बनाया गया। विधि आयोग कैसे बनाया गया? विधि आयोग ऐसे बनाया गया कि भाई जितने भी हमारे वो थे ना लॉ बनाने के लिए जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी ताकि उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके, उसको अच्छी तरीके से बनाया जा सके, क्योंकि एक कानून बनाने के बाद वो कई दशकों तक, कई सदियों तक चलता रहता है, तो उसको ठीक से बनाना ज़रूरी है, ठीक है। और इसीलिए हमने विधि आयोग बनाया, ठीक है ना। आगे की अगर हम बात करें 1853 का चार्टर्ड एक्ट की तरफ अगर देखें थोड़ा सा, एक बार इसको जरा सा मैं इरेज कर देता हूँ, ये आप लोग लिख लेना। एटीन 1853 का चार्टर्ड एक्ट, इसको देखते हैं गाइस एक बार। इसमें क्या कह रहा है आपका, इस अधिनियम के द्वारा शासन की संसदीय प्रणाली जैसे कार्यपालिका, विधानसभा का विचार प्रस्तुत किया गया, जिसमें विधान परिषद ब्रिटिश संसदीय मॉडल के अनुसार कार्य करती थी। अब ये जो 1853 का जो चार्टर्ड एक्ट था, इसमें हमने ब्रिटेन की संसद ने सोचा कि भारत में एक विधानसभा होनी चाहिए, एक विधान परिषद होनी चाहिए, और उसका फॉर्मेशन ठीक वैसे ही होना चाहिए जैसे ब्रिटेन की संसद में होता है या ब्रिटेन की संसद का जैसा फॉर्मेट है।
तो भाई इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया। पहली बात किसके, 1853 के, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। विधि सदस्य को अब गवर्नर जनरल के काउंसिल का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया ना। जो विधि आयोग के जो सदस्य थे, है ना, या विधि सदस्य थे, उनको उनका परमानेंट मेंबर बना दिया गया इस विधान परिषद का। आगे, इस अधिनियम में भारतीय सिविल सेवकों की भर्ती, है ना, यानी कि सिविल सर्वेंट्स की भर्ती, जिसको हम लोग इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था ना। एक क्वेश्चन आता है आपका, पहली बात तो इसे इंडियन सिविल सर्विसेज कहते हैं, जिसे आज के डेट में हम लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहते हैं ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो इसके बारे में अभी पढ़ते हैं हम लोग। इस अधिनियम में भारतीय सिविल सेवकों की भर्ती और नियुक्ति हेतु खुली प्रतियोगिता, है ना, यानी कि ओपन एग्जाम जितने भी होने लग रहे थे, जैसे आज के डेट में होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसको शुरू किया गया। ठीक है, और इस संबंध में मैकॉले की अध्यक्षता में, है ना, एक समिति का गठन किया गया कि भाई मैकॉले की अध्यक्षता में, है ना, लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसने सिविल सेवा की परीक्षाओं को शुरू करने की बात कही, या शुरू किया जाए इसको, ताकि भारतीयों को इसमें अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो प्रशासनिक कार्यों को देख सकें। नेक्स्ट, चार्टर्ड एक्ट की अगर हम बात करें 1858 की, है ना, ये जस्ट 5 साल बाद आने लग रहा है। यह अधिनियम 1858 की क्रांति के पश्चात लाया गया। ठीक है ना भाई, 1857 की क्रांति हुई, है ना, और उसके बाद से ब्रिटेन की संसद का थोड़ा सा मतलब कि उसको वो आया कि उनको ये सोचना पड़ा कि अब एक नए अधिनियम या नए कानून लेके आया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इस अधिनियम में, इस अधिनियम को हमने लागू कब किया भाई, 1857 है, 1857 की क्रांति हुई, तो हमने एक 58 में एक चार्टर्ड एक्ट बनाया और उसको हमने लागू भी 58 में ही किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था जो कि लास्ट स्लाइड पे था। ठीक है, तो इस कंपनी के तहत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर शासन का उत्तरदायित्व, भारत के शासन पर उत्तरदायित्व ब्रिटेन क्राउन को सौंप दिया गया। ठीक है ना, मतलब कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और ब्रिटेन की संसद का जो है वो इस पे शासन शुरू हो गया है। इसके अलावा आगे बढ़े कि अब गवर्नर जनरल के पदनाम को परिवर्तित करके भारत का वायसराय कर दिया गया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यानी अब भारत में गवर्नर जनरल कोई नहीं रहेगा, भारत का वायसराय कहलाएगा। ठीक है, जो कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में जाना जाएगा ना, उससे ऊपर नहीं जाना जाएगा, उसी का रिप्रेजेंटेटिव जाना जाएगा। आगे की बात करें अगर हम, तो नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड को भंग कर दिया गया। ठीक है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल बोर्ड है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, उसको भी हम लोगों ने खत्म कर दिया, इन लोगों ने खत्म कर दिया, तथा इसकी समस्त शक्तियां, ठीक है ना, भारत सचिव को प्रदान कर दी गई। ठीक है ना, इसको कंट्रोल करने की जो सारी शक्तियां हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है गाइस। ठीक है, आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हो, गूगल पे और ज़्यादा सर्च कर सकते हो, लेकिन चूंकि अब इससे वो क्वेश्चन नहीं बनते जो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में बनते, तो इसलिए वो ज़्यादा जरूरी है, अभी वर्तमान में कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था ना, कंट्रोलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कोर्ट्स था, उसको भंग कर दिया गया और उसकी सारी शक्तियों को भारत सचिव यानी कि नव सृजित करके उसको फिर से मॉडिफाई करके जो है एक पद बनाया गया और उसको हैंड ओवर कर दिया गया। आगे बात करें कि जो भारत सचिव है ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, ब्रिटेन की जो संसद उसका सदस्य था और उसके लिए उत्तरदायी था कि वो कंपनी क्या कर रही है, रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको बताता था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, इसकी एक्टिविटीज़ को वो करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए हमने ब्रिटेन की संसद ने 15 लोगों की एक समिति का भी गठन किया था, तो कि उसके बारे में वो एक्सप्लेनेशन दे कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अकाउंटेबल है एक्चुअली इसके लिए। आगे की अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम की अगर हम बात करें, इसको मैं वैसे डिक्टेट कर देता हूँ, आप लोग देख लेना। 1861 का मैं लिख देता हूँ और आप लोग वैसे नोट डाउन कर लेना। 1861 का जो भारत शासन अधिनियम है, इससे ऊपर का पहले वाला जस्ट, ठीक है, इसमें क्या है, इसके द्वारा जो है पहली बार विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत की गई। मैं 1861 के चार्टर्ड एक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, 1861 का भारत
परिषद अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या किया गया, पहली बार विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत की गई। दूसरा, इसके तहत विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि इस एक्ट के तहत भारतीयों को भी शामिल कर दिया गया कि वो विधि निर्माण में, ठीक है ना, यानी कि लॉ की फॉर्मेशन में जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ऐड करना है। 1861 का जो चार्टर्ड एक्ट है। आगे की अगर हम बात करें तो वायसराय की जो कार्यकारिणी जो है उसको बढ़ा दिया गया, उसका विस्तार किया गया और पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार इसमें दिया गया। अभी वर्तमान में भी अध्यादेश हमारे राष्ट्रपति जारी करते हैं। तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, ठीक है। और आपको पता है कि वर्तमान में भी आर्टिकल 1, 2, 3 की अगर हम बात करें, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने का, है ना, यानी कि इसको अध्यादेश जारी करने का ना, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल अगर देश को किसी ऐसे कानून की आवश्यकता हो तो उसके इसमें नया कानून ला सकता है, तो उसी को अध्यादेश कहते हैं। तो ये संविधान का अनुच्छेद 123 इसको मतलब कि इसको शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि वर्तमान पहले भी इस समय ये अध्यादेश जो था वो 6 महीने के लिए लागू होता था उस समय, और ये वर्तमान में भी 6 महीने के लिए ही लागू होता है। संसद का सत्र खुलने के बाद इसे विद इन 6 वीक्स इसको पास कराना होता है। अगर ये नहीं कराएगा तो ये फेल माना जाएगा। एक चीज़ और भी है कि हमारे देश में लॉ इज़ की प्रक्रिया है, मतलब कि जिस समय पे जो कानून लागू है उसी कानून के तहत उसी को किसी व्यक्ति को सज़ा दी जाएगी। यानी सपोज़ कीजिए कि आज कोई मान कीजिए चोरी की सज़ा नॉर्मली 5 साल है और आज अध्यादेश लागू हो जाता है और चोरी की सज़ा को 10 साल किया जा सकता है, और जब संसद का सत्र खुलता है और ये बिल पास नहीं हो पाता, फेल हो जाता है, तो इस अवधि में जितने भी लोग चोरी की सज़ा में गिरफ्तार हुए उनके पास यही कानून चलाया जाएगा। यानी कि आप किसी को रोक करके उसके ऊपर कानून नहीं चला सकते, पिछला कानून इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते या नया कानून बना के नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। जो व्यक्ति को जिस समय अरेस्ट किया गया उस समय जो कानून चल रहा होगा देश में वही कानून लगाया जाएगा उस पर, ठीक है। तो ये 3 बातें यहाँ से निकल के आती हैं। और अब नेक्स्ट हम लोग भारत परिषद अधिनियम की बात करते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करते हैं 1892 की। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई थी वो भी आपको लिखनी है। तो इसमें फर्स्ट चीज़ जो ऐड की गई थी भाई कि इस आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इस अधिनियम के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई, है ना। पहले जो विधान परिषद थी, एक तो विधानसभा थी जो हेड थी जिसे संसद आज की डेट में कहते हैं इन शॉर्ट, तो विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई है और इसके अतिरिक्त विधान परिषद के कार्यों में भी वृद्धि की गई है, ठीक है ना। इसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ाया गया है, ठीक है, और बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने के अधिकार प्रदान किए गए ना। इस चार्टर के तहत हम लोग बजट पर बहस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं और सरकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, इस तरीके से, जो कि वर्तमान व्यवस्था में भी जारी है ना। सरकार से संसद में अभी भी प्रश्न किए जा सकते हैं। हालांकि इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, आप कोई भी उठकर नहीं पूछ सकता, जैसे कि तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, लिख के लोकसभा स्पीकर को देना होता है, वो उसी हिसाब से वो किया जाता है, ठीक है। आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करूँ 1909 का चार्टर्ड एक्ट। जैसे जैसे गाइज ये चार्टर्ड एक्ट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, इसके क्वेश्चंस और इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ती जा रही है, क्वेश्चन पेपर में और बढ़ते जाएंगे इसके। तो यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किसको? 1909 के चार्टर्ड अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें मुसलमानों के लिए 1909 के चार्टर्ड एक्ट में ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई, ठीक है ना। और इनको अलग से वोट देने का, यानी कि पृथक मताधिकार वोट देने का जो है व्यवस्था की गई। इसको हम ये भी कह सकते हैं ये सांप्रदायिक निर्वाचन है। सांप्रदायिक का मतलब कॉम्युनल होता है, जो किसी धर्म, किसी विशेष धर्म जाति से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इनके ही शासनकाल में सुधार हुआ है
और इसी एक्ट में 1909 के चार्टर एक्ट में ही सुधार हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई लॉर्ड मिंटो को जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे की बात करेंगे हम गाइस, तो इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में, यानी कि सेंट्रल में और प्रिंसली स्टेट्स में, है ना, के आकार में वृद्धि की गई, बढ़ाया गया, उनकी सीट्स को बढ़ाया गया। आकार में वृद्धि का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स है। जैसे हम लोगों ने भी 2025 तक लोकसभा की सीट को जो है लिमिटेड रखा है, उसके बाद फिर हम इसे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एरिया वाइज चेंज होती रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय परिषदों की संख्या अब 16 से बढ़ा करके 60 कर दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ें। इस चार्टर्ड एक्ट में, इसमें दोनों स्तरों पर विधान परिषदों में चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया गया है। जैसे बजट पर चर्चा और के दौरान अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर संकल्प रखने तथा का भी अधिकार दिया गया है। मतलब कि इसमें पहले तो ये होता ना लोअर और अपर हाउस में, जो इससे लास्ट वाला जो चार्टर्ड नियम था 1863 का, आई थिंक 1909 का, सॉरी 1892 का, है ना, 1892 का, जिसमें हम बजट के ऊपर क्वेश्चन कर सकते थे। इसमें बजट पे चौड़ा चर्चा जो है वो और ज़्यादा डिटेल से कर सकते हैं और क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, गवर्नमेंट से अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसका अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त दोनों स्तरों पर, यानी कि विधान परिषदों पर, विधानसभा पर एक एक भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई है ना। एंग्लो इंडियन की प्रोसीजर शायद यहीं से शुरू होता है। हालांकि मैं आपको वर्तमान में अगर करंट अफेयर्स की बात करूं, ठीक है, कभी हम लोग करंट अफेयर का भी सेशन करेंगे, अगर आगे कोशिश करेंगे कंटिन्यू करने का। तो अगर वर्तमान स्थिति की बात करूं मैं, तो वर्तमान में एंग्लो इंडियन का प्रोसीजर है और इसको धीरे धीरे अब रिमूव करने का प्रोसीजर भी ढूंढा जा रहा है। यानी कि अभी आज की डेट में 2020 दिसंबर में एंग्लो इंडियन, जो 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में चुने जाते थे, उसको हटाने के बारे में अब विचार किया जा रहा है। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम लोग। तो 1919 का चार्टर्ड अधिनियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं हम लोग। क्या कहना चाह रहा है ये 1919 का चार्टर्ड अधिनियम? दिख रहा होगा आपको, ये रहा। आओ, तो पहला गाइस कि इस अधिनियम के तहत पहली बार ब्रिटिश सरकार ने यह घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है ना। मतलब इसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो भी वेलफेयर के लिए ही भारत में आई हुई है, उसको लूटने या उसको और किसी पर्पज़ के लिए नहीं आई हुई है। ठीक है, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 को ही कहा जाता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधि के प्रावधान का विस्तार करते हुए ना सिर्फ मुस्लिमों, सिखों, बल्कि ईसाइयों, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों, आंग्ल भारतीय मतलब एक ऐसा भारतीय जिसके पेरेंट्स में से या तो कोई अंग्रेज रहा हो और वो ब्रिटिश अंग्रेज रहा हो। ठीक है, आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, है ना, और द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदन मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, जो आज की डेट में चल रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, द्विसदनीय व्यवस्था चालू किया गया संसद में, और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जो हम वोट डाल के आते हैं प्रत्यक्ष रूप से, है ना। तो वो दोनों चीज़ों को इसी एक्ट के तहत, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट ये है। और एक भारत शासन अधिनियम भी है। हालांकि जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं वो लगभग सारे के सारे पेपर में आए हुए हैं, क्योंकि मैंने इन सभी को पेपर में देखा है। आगे की अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात राज्यसभा तथा लोकसभा का सृजन किया गया, है ना। हालांकि ये नाम जो है गाइज वो तो 1951-52 के आसपास हम लोगों ने दिया, है ना, लेकिन हमने द्विसदन का तो जो 2 सदन हो, है ना, लोकसभा भी हो और राज्यसभा भी हो, लोअर हाउस भी हो और अपर हाउस भी हो। ठीक है, तो द्विसदनीय व्यवस्था को शुरू किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे की बात करते हैं, भारतीय कार्यों की देखरेख के लिए नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है भाई, भारत के कार्यों को देखने के लिए, चूँकि धीरे धीरे हम लोग इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे थे, और इन्होंने इसी एक्ट में ये कहा है कि इनका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी रहा है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल रहा है, बताने के लिए डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ये भी। तो इन्होंने एक ऐसे भारतीय उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की है जो डेवलपमेंट कार्यों को देख रहा है। ठीक है, आगे की अगर बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा
प्रांतीय विषयों को दो पृथक भागों में आरक्षित और हस्तांतरित में विभक्त किया गया है ना। मतलब कि कुछ ऐसे एरिया जो रिजर्व थे, राइट, मतलब कुछ ऐसे एरिया जो रिजर्व थे, आरक्षित थे, ठीक है ना, वो चीज़ें, और नॉर्मल सीट्स जो थी दोनों में अलग अलग हिस्सों में इसको बांटा गया है। आरक्षित विषयों पर, आरक्षित विषय कौन कौन से वो भी देख लो आप लोग, जो यहाँ पे बात होती है आरक्षित और हस्तांतरित। तो आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, है ना, यानी कि गवर्नर जो है वो कार्यपालिका की सहायता से शासन करता था, जबकि हस्तांतरित विषयों पर शासन गवर्नर के सानिध्य में निर्वाचित सदस्यों द्वारा चलाया जाता था। यानी कि जो हस्तांतरित विषय होते थे इस पे गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए गए लोग ही चलाते थे, इसको कंट्रोल करते थे, जबकि जो आरक्षित क्षेत्र थे उसमें गवर्नर जो है और जो लोग इलेक्ट होकर के आए हैं उन दोनों के कोऑर्डिनेशन से चलता है। ये ठीक वैसे ही है गाइस जैसे एक नॉर्मल राज्य और एक यूनियन टेरिटरी होता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज में नॉर्मली जो कंट्रोल होता है वो राष्ट्रपति के अधीन हो जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो जाता है। हालांकि चलता तो वो भी कोऑर्डिनेशन से ही है, लेकिन ठीक ठीक वैसे ही फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे कुछ कुछ नज़र आ रही है। आगे की बात करें तो भाई इसके अंतर्गत विदेशी मामले, सुरक्षा, डाक तार आदि होते थे, ठीक है ना। केंद्रीय विषय में कौन कौन सी चीज़ें आती थी वो कही गई है यहाँ पे, ठीक है ना। जबकि प्रांतीय विषयों में जो है ना वो स्वशासन आता था, शिक्षा, चिकित्सा, भूमि, जल संभरण, कृषि इत्यादि आता था। अब ये इसका फॉर्मेशन कहाँ से शुरू होता है मैं बताता हूँ। अभी आप लोगों ने अगर पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी ध्यान से सुना आप लोग। भाई हम लोगों ने संविधान में 3 प्रकार की अनुसूचियाँ बनाई हैं, दैट इज़ केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची वो विषय जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची वो विषय जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, और समवर्ती सूची वो जिस पे दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इनके विषय चेंज होते रहते हैं, ये हम आगे भी रिसेंट में क्या है वो भी पढ़ेंगे फिलहाल, ठीक है। तो इसमें देखो केंद्र के विषय इन्होंने बताया कि भाई सुरक्षा है जो कि आज भी केंद्र का ही विषय है, डाक व्यवस्था जो कि आज भी केंद्र का ही विषय है, विदेशी मामला है जो कि आज भी केंद्र का ही मामला है, जबकि प्रांतीय मामलों में स्थानीय स्वशासन है ना वो आता है। इसके अलावा शिक्षा, चिकित्सा, भूमि, जल संभरण और कृषि इत्यादि के मामले आते हैं। हालांकि वर्तमान में कृषि जो है वो समवर्ती सूची का पार्ट है, मतलब इस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकारें भी कानून बनाती है। वर्तमान में भी कृषि पे अभी 3 बिल जो है वो केंद्र सरकार ने बनाए हैं, जिसका कई राज्यों में विरोध चल रहा है। आगे की अगर हम बात करें 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्टर्ड एक्ट्स विच इज आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन एग्जाम्स, ठीक है, एग्जाम्स। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के उद्विकास के क्रम में 1935 का अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये भी ये लोग कह रहे हैं, है ना। ये कहने की जरूरत नहीं है भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे कई सारी चीज़ें हैं। अगर इंपॉर्टेंट है इसलिए डाटा भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें हुआ क्या भाई, इसमें हम लोगों ने कुल 321 है ना अनुच्छेद बनाए, आर्टिकल बनाए और 10 अनुसूचियां बनाई, ठीक है। इस अधिनियम के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट हम लोगों ने अलग से भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा क्या है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में एक संघात्मक सरकार की व्यवस्था की गई जो केंद्र में बैठेगी, केंद्र सरकार। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के तहत। और एक बात और, अगर इन दोनों में कोई किसी टॉपिक पे लेके मतभेद हो जाता है तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ऐसा टॉपिक जो लिखना भूल गया, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, तो उसके लिए संघ ही मतलब इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए एक ही टॉपिक पे संघ ने भी कानून बनाया, राज्यों ने भी कानून बनाया है, तो संघ ही पावरफुल होता है, संघ का कानून माना जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें और तो उस समय वर्तमान में जब ये बनाया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया, तो केंद्र या संघीय सूची में 59 विषय रखे गए, जबकि राज्य सूची में 54 विषय रखे गए और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया ना भाई। सेंट्रल लिस्ट में 59 सब्जेक्ट थे, उस समय की बात हो रही है, वर्तमान में चेंज हो चुका है। स्टेट में ये 54 है और कॉन्करेंट लिस्ट में, इसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं गाइस, इसमें 36 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था का अंत कर दिया गया, है ना, और एक स्वतंत्र और स्वचालित संवैधानिक अधिकार प्राप्त कर दिया गया, ठीक है।
इसके अंतर्गत राज्यों में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था स्थापना कर दी है ना, वैसे राज्यों की स्थापना जिसमें जो राज्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और यह व्यवस्था 1937 से लेकर 1939 तक बनी रही। इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है ना, जैसे कि क्या नहीं, अभी भी द्वैध शासन व्यवस्था है अगर देखा जाए तो, कि 1900 केंद्र सरकार में अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार में देखो हमारे देश में द्वैध शासन व्यवस्था इस प्रकार से है कि राज्यों में तो अलग अलग कानून है, राइट, जबकि केंद्र में जो है वो राज्यों में अलग अलग सरकारें राज कर रही हैं। जैसे कि दिल्ली में एक अलग गवर्नमेंट है, एक अलग पार्टी की गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश में एक अलग पार्टी की गवर्नमेंट है ना, पंजाब में एक अलग पार्टी की गवर्नमेंट है, कहीं पे मिक्स अलायंस चल रहा है ना, यानी कि मिलीजुली सरकारें चल रही हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इसी को द्विसदन कहते हैं ना। आगे की बात करते हैं अगर हम लोग, तो केंद्र में द्विशासन की व्यवस्था शुरू की गई 1935 में, और संघीय विषयों को दो भागों में संरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित कर दिया। ये संरक्षित और हस्तांतरित के बारे में हमने पढ़ा था अभी जस्ट ऊपर, है ना, आरक्षित और हस्तांतरित के बारे में पढ़ा था ऊपर। अच्छा, इसके तहत आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, तो इसके तहत जो है वो केंद्र, इसके अतिरिक्त राज्य में उत्तरदायी नहीं ये वाला पॉइंट, इसके तहत 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों को द्विसदनीय विधानसभा और विधान परिषद की व्यवस्था की गई, तथा 5 राज्यों में से 1 सदनीय विधानमंडलों की व्यवस्था की गई। अब इस चीज़ को आप लोग समझिए, ये वर्तमान में भी व्यवस्था लागू है। एक्चुअली कैसे होता है वो समझो आप लोग। अगर मैं बात करूँ तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि हर एक राज्य का जो क्षेत्र होता है, जो क्षेत्रफल का दायरा होता है, वो छोटा बड़ा हो सकता है। यानी कि दिल्ली का दायरा छोटा होता है और राजस्थान का दायरा यानी कि बाउंड्री जो बड़ी है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान एक बड़ा राज्य है, ठीक है। तो राजस्थान चूँकि एक बड़ा राज्य है, उसके ज़िले बड़े हैं, उसका कार्य क्षेत्र बड़ा हुआ है, तो हम उसके लिए कि विधानसभा का तो गठन कर ही रहे हैं, एक विधान परिषद का भी गठन कर रहे हैं। तो भारत में सभी राज्यों को विधान परिषद का फैसिलिटी नहीं मिली, जैसे दिल्ली में नहीं है, ठीक है। हालांकि दिल्ली एक खुद यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी को विधानसभाएं भी नहीं होती हैं, लेकिन दिल्ली इज़ एक्सेप्शन। दिल्ली के पास अपनी एक विधानसभा भी है, क्योंकि दिल्ली का केस ही अलग है। यहाँ पे एक चुनी हुई सरकार भी जाती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन भी आता है, इसलिए दिल्ली को अर्ध राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो इसी के लिए ना, ज़रूरत के हिसाब से हम लोग विधानसभा विधान परिषदों की बात कर रहे हैं। तो इसी कारण की वजह से ना हम लोग इसको, जिन्होंने द्वैध शासन व्यवस्था में ना कई राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों दे दिया गया है, ठीक है। यही सुविधा इन्होंने शुरू की गई है। नेक्स्ट आपका मैं पॉइंट डिक्टेट कर देता हूँ आपको कि भारत राज्य सचिव की परिषद समाप्त कर दी गई है ना। जो भारत सचिव जो हमने बनाया था, हेड बनाया था, उसको समाप्त कर दी गई और संघीय प्राधिकरण की व्यवस्था को स्थापना की गई है। ये इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये कभी देखा गया है, लेकिन एक बार के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं ताकि नेक्स्ट स्लाइड हमें क्लियर नजर आए। उसके बाद गाइस भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 शुरू हो जाता है, जब इंडिपेंडेंस, हमारा इंडिपेंडेंस का टाइम पीरियड शुरू होता है, भारत जब आज़ाद हो रहा होता है, ठीक है। तो एक सेकेंड हो गया, तो इसको देख लेते हैं। 2-4 पॉइंट्स बचे हुए हैं, इसके बाद ये जल्दी फिर चैप्टर टॉपिक ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। नेक्स्ट, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, ठीक है। इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें जो है एक माउंटबेटन योजना शुरू की जाती है, ठीक है। और ये माउंटबेटन योजना पे ही आधारित है, जिसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद जो है वो पास करती है। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है इसके बारे में, यानी कि माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, 2 बातें। इसने भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र और संप्रभुत्व अधिराज्यों का सृजन किया। यानी कि भारत का विभाजन करने के लिए आई थी, है ना, और एक देश उसको बनाना था भारत और एक बनाना था पाकिस्तान, जो कि दोनों ही इंडिपेंडेंट हो गए। इसने भारतीय रियासतों को यह अधिकार दिया कि वो चाहें तो भारत में मिलना चाहें तो भारत में मिल सकती हैं, पाकिस्तान में मिलना चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकती हैं। ये निर्णय उन सभी का था। आगे इस अधिनियम के तहत यह भी प्रावधान किया गया कि जब तक नया संविधान अस्तित्व में नहीं आता तब तक दोनों राज्यों का शासन जो है
है ना। मैंने ये बात आपको लास्ट क्लास में बताई थी, इंट्रोडक्शन में बताया था या शायद प्रियम्बल के में उसमें, कि अगर किसी देश में शासन व्यवस्थाएं चेंज होती हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की कमी की वजह से वहाँ पे बहुत सारी असामाजिक कार्य हो सकते हैं। इसकी वजह से पहले लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग वहाँ पे देखते हैं टैकल कर पहले से। तो उन्होंने पहले कर दिया कि जब तक इन दो राज्यों का संविधान अस्तित्व में नहीं आता तब तक जो है पुराना ही शासन है, 1935 का जो अधिनियम है वही लागू रहेगा और वही संचालित रहेगा। फिर एक और इससे पहले, ये चूँकि 47 में आया था, उससे पहले क्रिप्स मिशन भी गाइस आ चुका था इसमें। इसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई देखो 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, विच वॉज एंडेड इन 1945, है ना। जो 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था वो 1945 में ख़त्म हुआ है। तो ये क्या कह रहा है कि भाई दूसरा विश्व युद्ध जनहित परिस्थितियों के मध्य ब्रिटिश प्रधानमंत्री विजडम चर्चिल ने 22 मार्च 1942 को स्टैटफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था जिसको क्रिप्स मिशन कहते हैं। तो इसका पर्पस क्या था क्रिप्स मिशन का, वो ज़्यादा जरूरी है। इसमें भारतीयों से वार्ताकार युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करने तथा उससे भविष्य की संवैधानिक प्रगति के बारे में बात करना था। भाई ये क्रिप्स मिशन जो आया था भारत, इसके दो काम थे। एक तो ये कि वो चाहते थे कि भारत उनका सपोर्ट करे इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध में भारत उनका सपोर्ट करे। दूसरा संवैधानिक विकासों के बारे में डिस्कस करने के लिए भी वो आए थे यहाँ पे। क्रिप्स मिशन के दो ही एम थे जिसको विजडम चर्चिल ने फॉर्म किया था 22 मार्च 1947 को, राइट। आगे की अगर हम बात करें क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे वो भी देख लेते हैं एक बार। तो भाई युद्ध के पश्चात, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला और ये बहुत कम बुक्स में मिलता है, इसको आप लोग देखना ध्यान से एक बार क्या कहना चाह रहा है कि भाई युद्ध के पश्चात भारत में डोमिनियन स्टेट प्रदान करना था, है ना। भारत को एक डोमिनियन राज्य प्रदान करना था। देशी रियासतों को यह अधिकार होगा कि वो भारतीय संघ में बने रहें अथवा अलग हो जाएं। मतलब जो प्रिंसले जो मतलब कि ऐसे राज्य जहाँ पे ऑलरेडी राजा शासन था, भाई भारत में बहुत सारे ऐसे प्रांतीय राज्य थे जहाँ पे राजा शासन था, ठीक है। तो उनको ये अधिकार दिया कि वो चाहे मिलना चाहे तो मिले, नहीं तो अपने एक नया देश बना सकते हैं। और भारतीय संविधान के निर्माण होने तक ब्रिटिश सरकार भारत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी, है ना। जब तक अगर कोई वहाँ पे संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, अपना संविधान अस्तित्व में नहीं आ जाता, तब तक भारत की सुरक्षा की गारंटी जो है वो ब्रिटेन देगी। आगे भाई क्रिप्स मिशन में यह भी कहा गया था कि भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल होने अथवा ना होने का अधिकार होगा। पहली बात तो गाइज ये बात ध्यान रखना कि कॉमनवेल्थ गेम्स जनरली उन्हीं देशों का होता है जहाँ पे ब्रिटेन ने शासन किया है, यानी ये औपनिवेशिक देशों का ही एक गेम शो है। पहली बात तो ये, इसके बारे में आप लोग और रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन भारत के ऊपर ना ये ऑप्शन दिया गया था कि भारत वो चाहे तो कर सकता है और नहीं चाहे तो नहीं कर सकता। भारत ने इसको ऑप्ट किया था और हम लोगों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। आगे की थोड़ी और बात करें, आगे की चर्चा करते हैं हम लोग। तो ये कैबिनेट मिशन योजना, भाई दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो उसके बाद जो ब्रिटेन के नए जो प्रधानमंत्री आते हैं 1946 को, तो वो कैबिनेट मिशन का गठन करते हैं, ठीक है ना। और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को इस मिशन का सदस्य बनाया जाता है। 3 लोगों को इसका सदस्य बनाया गया है। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा का गठन करना, ठीक है। संविधान निर्माण के तरीके पर आम सहमति के लिए ब्रिटिश भारत में चुने हुए प्रतिनिधियों और भारतीय राज्यों से बातचीत करना और भारत के मुख्य दलों की मदद से कार्यकारी परिषद का गठन करना। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। कैबिनेट मिशन योजना हम लोग पढ़ रहे हैं, ये है ना। और इसमें पॉइंट ये कह रहा है क्या कि इस मिशन का उद्देश्य जो है ना, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य जो था वो भारतीय संविधान में जो सभा उसका गठन हो रहा है ना, संविधान सभा का जो गठन हो रहा है उसके तरीकों पर आम सहमति बना के रखना, ठीक है। और ब्रिटिश भारत में चुने हुए प्रतिनिधियों और भारतीय राज्यों से बातचीत करना, ठीक है। तथा भारत के प्रमुख दलों के बारे में उनकी मदद करना इस तरीके से। आगे की अगर हम बात करें, कैबिनेट मिशन तथा भारतीय नेताओं के बीच वार्ता के लिए बैठक शिमला में आयोजित की गई थी। ये शिमला जो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, इनकी जो सिटिंग हुई थी वो शिमला में की गई थी, राइट। एक शिमला समझौता और भी है जो इंदिरा गांधी के टाइम पे होता, वो अलग है, ये अलग है। आगे की बात करते हैं, इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे।
तो कैबिनेट मिशन के प्रावधान में यह कहा गया कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों का एक संघ बने, जो ना ब्रिटिश भारत जो है वो देशी रियासतों का एक संघ बने जिसके हाथ में सुरक्षा, विदेशी मामले आदि से संबंधित सभी मामले होंगे। दूसरा, संघ की कार्यकारिणी तथा एक विधायिका का प्रावधान किया गया। तीसरा, एक संविधान सभा का निर्माण करने का गठन किया गया, एक संविधान सभा बनाने का पॉइंट रखा गया। आगे करते हैं। इसमें से याद रखने वाली बात यह है गाइस, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो देखना आप लोग। पहला क्या कह रहा हूँ मैं, पहले मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि स्मरणीय तथ्य में क्या है। फर्स्ट पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है कि भाई उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। दूसरा, कंपनी शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान तथा गवर्नर जनरल के पद का सृजन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा ही किया गया, है ना। यानी कि लिखित संविधान होना चाहिए और गवर्नर, हालांकि ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है, ये बात भी आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया है, ठीक है। लेकिन गवर्नर जनरल का पद आया वो 1773 के फैक्ट से आया हुआ है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आया हुआ है और लिखित कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया हुआ है। सन 1774 में एक 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। ये भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है, जो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई पॉइंट रह गया तो उसमें कवर हो जाएगा। सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश तथा लिमेंटर, चैम्सफोर्ड और हाइड को न्यायाधीश बनाया गया। ये जो 4 सर्वोच्च न्यायालय के जजेस बने थे, इसमें चीफ जस्टिस बने थे सर एलिजा इम्पे और बाकी के जो अन्य जजेस थे उसमें लिमेंटर, चैम्बर्स एंड हाइड को रखा गया था। 3 लोग थे। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों के उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट जो लागू किया गया उसमें कंपनी का कोई भी व्यक्ति, है ना, जो कोई भी अधिकारी है, वो ब्राइब को रोकने के लिए इस तरीके से या इस तरीके को उदाहरण ना है, किसी प्रकार के गिफ्ट लेने पे पूरी तरीके से प्रतिबंध जो है वो लागू किया गया था। इसके अलावा चार्टर्ड एक्ट 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी, ठीक है। धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी, मतलब कि वो अपने अपने रिलीजन के बारे में, अपने अपने रिलीजियस पर्पसेस को आगे वहाँ पर प्रचार कर सकते हैं या इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। अगला, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध दिया गया। ये भी कहा गया कि हम लोग एजुकेशन के ऊपर जो है और बाकी चीज़ों पे ना, एजुकेशन सेक्टर पे रोज का बजट मतलब इनका जो है ना प्रतिवर्ष का 1 लाख रुपए का था। आगे की बात करते हैं हम लोग। चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा भारतीयों का प्रशासन, ठीक है, भारतीयों का प्रशासन में कुछ हिस्सेदारी संभव हुई। मतलब 1833 का चार्टर्ड अधिनियम के तहत हमने जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ब्रिटेन के अधीन चल रहा था उसमें हमने भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया था। ये हमने सिविल सर्विसेज के थ्रू या अन्य चीज़ों के थ्रू बढ़ाया था। आखिरी जो पॉइंट है गाइस वो मैं आपको वैसे डिक्टेट करता हूँ, आप लोग देख लेना, लिख लेना इसको, कि आखिरी के 2 पॉइंट है एक्चुअली। पहला पॉइंट है मेरा, लिखिए कि 1837 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट। और 1853 के चार्टर्ड ब्रिटिश कालीन भारतीय संसद का अंतिम चार्टर था। भाई 1853 का जो चार्टर्ड अधिनियम था वो आखिरी चार्टर्ड अधिनियम था, क्योंकि उसके बाद 1857 की क्रांति हुई और कंपनी ही समाप्त हो गई, तो चार्टर्ड अधिनियम क्या करेगा, है ना। आगे की अगर हम बात करें, नेक्स्ट 1858 के अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त करके भारतीय मामलों पर सीधे ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। 1858 के अधिनियम, मतलब कि 1858 में सीधे हमने कंपनी के उसको समाप्त कर दिया। हमने जो कंक्लूजन, जो भी हमने पॉइंट्स ऊपर पढ़े उनको 1 लाइनर में हम लोग देख रहे हैं। इसके लग रहा है चैप्टर ये खत्म होने वाला लगभग हमारा, जो संवैधानिक विकास है वो चीज़, ठीक है। तो 1858 का जो अधिनियम है उसके द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारतीय मामलों पर सीधे ब्रिटिश संसद का नियंत्रण कंट्रोल हो गया। आगे की बात करें तो भारतीय संसद मतलब कि शासन चलाने की शक्ति 15 सदस्यीय, शासन चलाने की जो शक्ति है वो 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन करके उसको सौंप देगा कि आपको ये सब कुछ कंट्रोल करना है, ठीक है। आगे भारत का जो गवर्नर जनरल वायसराय के रूप में जाने लगा, है ना भाई। इसको बाद हमने जो ये 1858 का अधिनियम है जिसके तहत ये सब आई चीज़ें, उसमें हमने भारत का जो गवर्नर था उसको हमने वायसराय के नाम में चेंज कर दिया। आगे की अगर हम बात करें, ब्रिटिश सम्राज्ञी विक्टोरिया द्वारा
है ना, भारत के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा की गई जिसमें भारतीय शिक्षित वर्ग द्वारा अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया, है ना। भाई 1858 का जो चार्टर्ड एक्ट था, है ना, 1858 का जो अधिनियम था, क्योंकि चार्टर्ड एक्ट तो 1853 तक ही आया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद में इसके दरबार लगा हुआ था ना, जो क्वीन विक्टोरिया थी ना, जो यहाँ पे कह रहा है ना सम्राज्ञी विक्टोरिया द्वारा। तो 1858 में ये हुआ और इसमें उन्होंने कई सारे प्रोविज़न किए, तो उन्होंने कई सारे मतलब कि लॉज वगैरह बनाए, कई सारी बातें कही। तो इसी को ना भारत का मैग्ना कार्टा यानी कि अधिकार पत्र भी कहा जाए। मैग्ना कार्टा का मतलब अधिकार पत्र भी होता है, जिसको हमने एज इट इज़ अपना लिया है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की, है ना। मतलब हमने हर एक चीज़ों के लिए, है ना, ये लॉर्ड कैनिंग ने हर एक चीज़ों के लिए विभागीय प्रणाली ना डिपार्टमेंटल सिस्टम की फॉर्मेशन शुरू कर दिया। आगे की बात करें एक और पॉइंट, शाही उपाधि अधिनियम, है ना, जो हम सर की उपाधि देते थे, लॉर्ड की उपाधि देते थे, इस तरीके से 1876 द्वारा 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया, है ना। इस एक्ट के तहत शाही उपाधि अधिनियम के तहत हमने क्वीन विक्टोरिया को जो भारत का क्वीन घोषित किया 1858 में, जब ये 1857 की क्रांति खत्म हुई। उसके बाद आगे की बात करते हैं। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया। इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा है, इनके पर्पस भी पढ़े हमने, ठीक है ना, कि किस पर्पस के लिए आया था। आगे भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे की बात करें हम लोग, महिलाओं को मताधिकार, प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, है ना, महिलाओं को अधिकार देना, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू करना और द्विसदनीय व्यवस्था यानी लोकसभा राज्यसभा, है ना, विधानसभा विधान परिषद, और हाई कमिश्नर की नियुक्ति जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। ये इसकी विशेषताएं थी। आगे की बात करें हम लोग तो द्वैध शासन के जन्मदाता लियोनिन कार्टिस को कहा जाता है। ये एक अलग ही पॉइंट है और इससे थोड़ा सा आपको ये बुक्स में शायद कम मिले, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। द्वैध शासन की व्यवस्था का जो जन्मदाता है ना, जो फादर ऑफ द्वैध शासन के बारे में कह रहा है ना कि केंद्र में अलग सरकार राज्य में अलग हो, तो वो उसके बारे में लियोनिस कार्टिस को कहा जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इसी के तहत हम लोगों ने एक आज के डेट में जो हम लोग देखते हैं ना लोक सेवा पब्लिक सर्विस कमीशंस, जो हम लोग राज्यों में भी देखते हैं, क्योंकि राज्यों के भी अपने पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं गाइज, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो कि उस राज्य के सिविल सर्विसेज के लिए वो होता है, मतलब कि आता है, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें तो भारत ये हो गया हमारा। नेक्स्ट की बात करते हैं अगर हम लोग तो वर्तमान भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला भारत सरकार अधिनियम 1935 है ना। अगर आप मान के चलिए अगर भारतीय संविधान में 100% अगर बनता तो उसमें 70% या 50% अधिक प्रभाव जो है वो भारत शासन अधिनियम के एक्ट से हमने लिया है, कॉपी किया, तो इसकी वजह से इसका इफेक्ट ज़्यादा मिलता है। आगे की बात करें 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम 1935 में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। आगे की बात करें एक और पॉइंट है हमारा आगे, तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से अखिल भारतीय संघ स्थापित करके संघीय शासन की व्यवस्था को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में एक गवर्नमेंट चलाने की बात को प्रस्तुत किया गया। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो संविधान जो है ना, संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। अगला जो चैप्टर होगा हमारा अध्याय 2 वो संविधान सभा और संविधान निर्माण होगा, ठीक है। चैप्टर में हो सकता है कि कुछ चेंजेस आए, आगे पीछे भी हो सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। और अगर जो हमने सिलेबस का इंट्रोडक्शन किया है उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे करना है इसको, ठीक है। दोबारा से एक बार कोशिश करेंगे इसको एडिट करने की। इसके अलावा आप लोगों ने ये चैप्टर देख लिया है और इसको समझने की कोशिश की है। मैं धीरे धीरे हम लोग इसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर से आपको वाकई में बेनिफिट हो रहा है और
आगे नोट्स और भी आप लोग बनाओगे, तो इसको जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इसको फॉलो करो, ठीक है। हमारा इस चैनल को आप लोग लाइक करो, ठीक है। इस चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर करो जितना हो सके। और इसके अलावा हमारा एक फेसबुक का पेज भी है, ठीक है ना, शिक्षा सदन का। शिक्षा सदन लिखोगे आप वहाँ पे 2012, सिर्फ इतना ही लिख दोगे तो भी ये पेज हमारा आ जाएगा। इसको भी आप लोग इस पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ। तो ट्विटर पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो बाकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको वाकई बेनिफिट हुआ है तो ज़रूरी है कि दूसरों को भी मदद की जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको जितना हो सके आप लोग स्प्रेड आउट कर सके उतना कीजिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे संविधान सभा और संविधान निर्माण, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।